बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है जितोई के चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 6 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटरी आइज़ की। अब वाटरी आइज़ की जब हम बात करते हैं तो वाटरी आइज़ क्या होती हैं कि अगर टीयर्स जो हैं वो आई से ओवरफ्लो हो जाएं। अब ओवरफ्लो टीयर लैक्रीमेशन की वजह से भी हो सकते हैं और एपीफोरा की वजह से भी हो सकते हैं। अब इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या होता है? लैक्रीमेशन क्या होता है कि अगर टीयर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको हम लैक्रीमेशन कहेंगे, और एपीफोरा में क्या होता है कि ड्रेनेज ऑफ टीयर का मसला हो रहा है, यानी ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं हो रही जिसकी वजह से वाटरिंग ऑफ आई हो रही है, तो उसको हम एपीफोरा कहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लैक्रीमेशन से। लैक्रीमेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने अभी बात डिस्कस की है कि इंक्रीज प्रोडक्शन, टीयर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है लैक्रीमेशन के अंदर। अब टीयर की प्रोडक्शन कब ज़्यादा होती है? जब भी कोई चीज़ हमारे एंटीरियर सेगमेंट के अंदर आ जाती है जो कि ऑक्यूलर इरिटेशन कॉज करवाती है। एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। तो जब ये एक्यूट इरिटेशन या क्रॉनिक इरिटेशन कॉज करवाती है तो उसके रिस्पॉन्स में जब लैक्रीमेशन ज़्यादा होती है, टीयर की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उसको हम लैक्रीमेशन कहते हैं। आपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी देखा होगा कि अगर आँख के अंदर कोई भी छोटी मोटी मिट्टी वगैरह भी चली जाए तो फ़ौरन टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे लैक्रीमेशन। नेक्स्ट कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में आता है सबसे पहले फॉरेन बॉडी आ जाती है। आम के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए, फॉर एग्जांपल कंजक्टिवा और कॉर्निया के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई तो उसने इरिटेशन कॉज की। इस इरिटेशन के रिजल्ट में टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन, अगर कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन केराटाइटिस हुआ हुआ है, आइरिडोसिक्लाइटिस यानी सीरी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो उसके रिजल्ट में भी लैक्रीमेशन होती है। तीसरी कॉज आती है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अगर एक्यूट राइज हमें नज़र आता है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में, तो उसमें भी लैक्रीमेशन ज़्यादा हुई होती है। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स या गैस्ट्रेटरी लैक्रीमेशन भी कहते हैं और इसको हम बोगोरार्ड्स सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेवंथ नर्व पैरालिसिस के बाद ना, सेवंथ जो फेशियल नर्व पैरालिसिस के बाद ना इसकी एबनॉर्मल रीजनरेशन होती है, यानी जो फाइबर्स होते हैं ना वो स्लाइवरी ग्लैंड्स और जो लैक्रीमल ग्लैंड है उन दोनों को साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट करने लग जाते हैं। जब पेशेंट खाना खाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। इसमें लैक्रीमेशन हो रही होती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है सूडो बल्बर पाल्सी। ये कॉर्टेक्स का मसला होता है जिसमें जो कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट होता है ना, इसमें पाल्सी हो जाती है। अब इसमें जो पेशेंट होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साथ प्रेजेंट हो रहा होता है। इसमें एक्सेसिव सोरो या फिर एक्सेसिव हैप्पीनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो रहा होता है। अब एक्सेसिव सोरो या हैप्पीनेस में हमें पता है कि टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, इसमें भी लैक्रीमेशन हो रही होती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें पता है कि जब ग्रेव्स डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें एक्सोफ्थेल्मोस और होता है, यानी आईबॉल आगे की तरफ प्रोट्रूड हुआ होता है। अब जब आईबॉल आगे की तरफ प्रोट्रूड हुआ होता है ना, तो आईलिड उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पाती। जब आईलिड उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पाती तो एयर आकर बार बार टकराई जाती है। जब एयर टकराएगी तो जाहिर सी बात है इरिटेशन होगी, और इरिटेशन के रिजल्ट में टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आती है कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें पता है कि सेक्रीशंस को ज़्यादा करता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड एलिमिनेट की कंडीशन होती है पैरासिम्पैथेटिक। अब जब कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है लैक्रीमेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट साइकिक स्टिमुलेशन, फॉर एग्जांपल जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा गमगीन होता है तो उस कंडीशन में भी लैक्रीमेशन ज़्यादा हो जाती है, टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब इसका डायग्नोसिस हम बनाते हैं एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिनेशन से, यानी जो आई का एंटीरियर सेगमेंट है उसके एग्जामिनेशन से हम पता चलाएंगे कि आया इसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन या इंट्राक्यूलर प्रेशर वगैरह तो नहीं राइज हुआ। तो इसका डायग्नोसिस हम इस तरह से बनाते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कॉज को हम ट्रीट करेंगे, ये सारी कॉजेज़ को हम ट्रीट करेंगे तो लैक्रीमेशन ट्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने बात की एपीफोरा की। एपीफोरा और लैक्रीमेशन में फ़र्क ये था कि अगर टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो लैक्रीमेशन है, और अगर टीयर की ड्रेनेज कम हुई हुई है, ड्रेनेज कम होने से क्या होगा कि जो टीयर होंगे वो ओवरफ्लो उनका शुरू हो जाएगा, यानी वाटरिंग फ्रॉम एन आई ड्यू टू डिक्रीज ड्रेनेज ऑफ टीयर्स। अब ड्रेनेज कम क्यों हो सकती है? हमने पार्ट 1 की वीडियो में इसके स्ट्रक्चर की बात की थी कि अगर सबसे पहले टीयर्स में यहाँ से ड्रेन होता है लैक्राइमल पंक्टा से। अगर ये पंक्टा ख़राब है, पंक्टा का अट्रेजिया हुआ है तो इस वजह से हो सकता है। ये कैनालिकुलाई प्रेजेंट है, इन कैनालिकुलाई का अट्रेजिया हुआ है इस वजह से हो सकता है। इस डक्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन है यानी डायक्रोसिस्टाइटिस है, इस वजह से हो सकता है। या फिर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है तो इस वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर नोज़ के अंदर कोई भी पॉलिप वगैरह प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हो सकता है। नोज़ के अंदर कोई भी ट्यूमर प्रेजेंट है उस वजह से हो सकती है। और अगर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है वो अगर इसको बंद करे तो उस कंडीशन में भी हो सकती है।
सो यही कंडीशन यहाँ पे मेंशन है कि पंक्टल स्टेनोसिस यानी जो लक्राइमल पंक्टा था वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, या फिर क्रैनिकुलर का एट्रेजिया हो गया, लेजोनेक्राइमल डक्ट बंद हो गया, या इन्फेक्शन डेक्रोसिस्टाइटिस हो गया लक्राइमल सैक के अंदर, क्रोनिक साइनस डिजीज़ के अंदर हो सकता है, या फिर कोई ग्रोथ बन गई है लक्राइमल सैक या नोज के अंदर, नेज़ल पॉलिप्स डेवलप हो गए, या फिर ट्रॉमा की कंडीशन हो सकती है नेज़ल लक्राइमल नेज़ल ड्रेनेज सिस्टम में। नेक्स्ट आती है लक्राइमल पंप फंक्शन फेलियर। जो लक्राइमल पंप होता है इसके अंदर एक तो आईलिड इन्वॉल्व होती है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल इन्वॉल्व होता है। सो इन कंडीशन में भी लक्राइमल पंप फेलियर में क्या होगा कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़राब हुए होंगे, कि लोअर लिड क्या हो जाए, लेक्सिड हो जाए। लोअर लिड जब लेक्सिड होगी ना तो मतलब ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर होगी। जब रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट होकर जो टीयर बने हैं वो पंक्टा के थ्रू सैक के अंदर नहीं जा सकेंगे। सो लोअर लिड की लेक्सिसिटी कॉज करवा सकती है। फेशियल पाल्सी, फेशियल नर्व ने ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली को सप्लाई करना होता है, उस वजह से हो सकता है। उसके अलावा लोअर लिड का एक्ट्रोपियन, अगर आईलिड जो है वो बाहर की तरफ इवर्ट हुई हुई है तो उस कंडीशन में जो पंक्टा है, पंक्टा का टीयर फिल्म के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाएगा। जब ये कॉन्टैक्ट कम होगा तो ड्रेनेज कम हो जाएगी। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं? डायग्नोसिस हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि आईलिड की पोजीशन को देखते हैं कि एक्ट्रोपियन वगैरह तो नहीं है। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे? पेशेंट को कहेंगे कि अपनी आंखें ज़ोर से बंद करें। अपनी आंखें जब वो ज़ोर से बंद करेगा तो हमें ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल का फंक्शन नजर आएगा। नेक्स्ट हम रिगर्गिटेशन टेस्ट करवा सकते हैं। अगर हमने क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस को देखना है, रिगर्गिटेशन टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं कि पेशेंट की मीडियल कैंथस के ऊपर हम एक हाथ से टॉर्च चलाते हैं, यानी ये अगर पेशेंट है तो एक हाथ से मैंने इधर से टॉर्च उसके रोशनी डालेंगे मीडियल कैंथस पे, और दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करूँगा। तो जो सिक्रीशंस होंगी वो बाहर की तरफ हमें पंक्टा से बाहर आती हुई नजर आएंगी। तो रिगर्गिटेशन टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा नेज़ल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि नाक के अंदर हम देखें कोई नेज़ल पॉलिप या नेज़ल सेप्टम डेविएशन वगैरह तो नहीं प्रेजेंट, इसको हम कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो कि हम पेटेंसी को चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं। एक होता है डाई डिसअपीयरेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ना फ्लोरेसेंस डाई लेते हैं जो कि हम आई के अंदर इंस्टिल्ड कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये अगर तो नॉर्मल लक्राइमल सिस्टम वर्क कर रहा है तो जो डाई होगी वो जाहिर सी बात है वो डिसअपेयर हो जाएगी, और जो नॉर्मल टाइम होता है वो 5 मिनट्स के अंदर ये डिसअपेयर हो जाती है। और अगर लक्राइमल सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है या लक्राइमल पंप फेलियर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डाई है वो उधर ही आई के अंदर ही रिटेंशन उसकी हो जाएगी। तो डाई डिसअपीयरेंस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा हम डायग्नोस्टिक सिरिंजिंग कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक सिरिंजिंग में हम क्या करेंगे कि हम सिरिंज पास करेंगे पंक्टा से कैनिकुलस में, और कैनिकुलस से लक्राइमल सैक के अंदर। डायग्नोस्टिक सिरिंजिंग से हम लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का पता चला सकते हैं कि सिरिंज जिस लेवल पर जाकर रुकेगी तो जाहिर सी बात है हमें उस लेवल का पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट जोन्स डायर टेस्ट होते हैं। जोन्स डायर टेस्ट में बेसिकली ना हम पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन डिटरमिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जोन्स डायर टेस्ट में एक प्राइमरी जोन्स डायर टेस्ट होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के केस में हम क्या करते हैं कि हम फ्लोरिसिन डाई को पुट कर देते हैं आई के अंदर, और उसकी नोज़ से बाहर आने को उसको देखते हैं, यानी उसकी रिकवरी देखते हैं फ्रॉम नोज़। अगर तो उसकी रिकवरी नोज़ से हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो पेटेंसी है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर डाई नोज़ से बाहर नहीं आ रही तो इसका क्या मतलब है कि या तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर पंप फेल हुआ है। अब ये तो प्राइमरी की बात होगी। अब सेकेंडरी के अंदर क्या करते हैं? अब सेकेंडरी के केस में अगर प्राइमरी टेस्ट के बाद जो डाई हमने डाली थी वो नाक से बाहर नहीं आई, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सनाइल को हम इरिगेशन कर देंगे सनाइल के थ्रू। जब हम सनाइल डालेंगे तो अगर तो फ्लोरिसेंस स्टेन्ड सनाइल हमारे पास रिकवर होगी ना नोज से, तो ये क्या इंडिकेट करेगी? पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन को। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कब इंडिकेट होगी? जब फ्लोरेसेंस स्टेन्ड सलाइन रिकवर होगी नोज से। और अगर अनस्टेन्ड सलाइन रिकवर हो रही है नोज से तो ये पंप फेलियर को डिटरमिन करेगी, क्योंकि पंप फेलियर में क्या होगा कि सलाइन जो है वो मूव करके जा ही नहीं सकेगी। तो जब वो मूव करके जा ही नहीं सकेगी तो जाहिर सी बात है वो स्टेन्ड भी नहीं होगी। तो अनस्टेन्ड सलाइन अगर रिकवर होगी तो पंप फेलियर होगा। नेक्स्ट आती है डेक्रोसिस्टोग्राफी। इसमें हम एक कंट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट कर देते हैं क्रैनिकुलस में, और हम फिर एक्सरे के ऊपर देखते हैं कि अगर कोई डायवर्टिकुला या फिस्टुला या कोई भी डिफेक्ट प्रेजेंट है तो हमें एक्सरे पर नजर आ जाए।
नेक्स्ट एक प्रोसीजर होता है, इसको हम कहते हैं लैक्रिमल सर्टिलोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम टीयर्स को लेबल कर देते हैं गैमा इमिटिंग सब्सटेंस से, और फिर हम गैमा कैमरा के ऊपर उसकी ड्रेनेज को देख लेते हैं। सो ये 5-6 प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू हम लैक्रिमल सिस्टम की पोटेंसी को टेस्ट कर रहे होते हैं। यही इस टॉपिक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम एक तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे, लैक्रिमल पंप फेलियर अगर हुआ हुआ है तो उसको ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आईलिड की पोजीशन ख़राब है तो आईलिड की पोजीशन को सही करेंगे। उसके अलावा पंक्टम की पोजीशन अगर ख़राब है, जैसे लोअर लिड के एक्ट्रोपियन में पंक्टम की पोजीशन ख़राब हुई होती है ना, तो उसको हम ठीक करेंगे। इसकी बात ना हमने इधर भी की थी जब हमने ट्रोपियन पढ़ा था। ट्रोपियन में हमने कहा था कि ग्रेड 1 में जो पंक्टम होता है ना वो बाहर की तरफ इवर्ट हो जाता है। जब ये बाहर की तरफ इवर्ट हो जाता है तो टीयर के साथ इसका कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जब टीयर के साथ इसका कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो ड्रेनेज ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई और ड्रेनेज में तो हम उसको सर्जिकली ट्रीट करेंगे, और सर्जरी टाइप ऑफ सर्जरी उस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि किस लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन है। ये हमने बात कर ली लैक्रिमल सिस्टम की क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम कंजक्टिवा की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।